लगा पवार साहब जो साथ में आए हैं ना, मतलब उसकी वजह से मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू लक्ष्मण साहू जी साहब। लक्ष्मण साहू जी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जय सिया राम सर, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। और गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। एक पहली बार एक मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में जी पंढरपुर की तरफ जाने वाली रैलियां, दिंडी, वारी बहुत बड़ी मात्रा में चालू है। जी मालूम है सर। इसलिए पहली स्लोगन पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। क्या बात। पंढरनाथ महाराज की जय। ये आज पंढरनाथ महाराष्ट्र की जय। जय। और पंढरनाथ महाराज की जय। और गुप्त नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ नवरात्रि चल रही है सर अभी। तो लक्ष्मण साहू जी साहब, जो प्रदीप जी और मैं बात कर रहे थे अभी, कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप इसमें मतलब आपके विचार अलग हों, जरूर होने भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे सर। मुझे ऐसा लगता है अजीत दादा पवार के एनडीए में आने की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सब बात ऐसी है, जिस जिस वक्त जो जो सही लगता है वो निर्णय शीर्षस्थ नेता लोग लेते हैं। हमारे यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया कोई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोर टीम में चाहे चुनाव का हो या संगठन का हो, कोई भी बात तय हो गई होगी तो बहुत सोच समझ के होता है। अभी सभी 100% निर्णय कभी कभी सही होते नहीं है। ये घटना होने के बाद में अगर उसमें कुछ असर होता है तो उसके लिए वही एक वजह है, कारणीभूत है, ऐसा मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का खुद का प्रश्न है, महाराष्ट्र में आज जो मीटिंग हुई है, आज तो काफी बड़ी मीटिंग हो रही है। यहाँ पे अश्विनी वैष्णव साहब भी आए हुए हैं दिल्ली से, काफी लोग भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर हर काम होगा। मेरी उम्मीद ये सर। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्वास में लेकर हर काम होगा, यह अभी बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा जहां जहां सहयोगिता चाहिए, जहां जहां उनको अच्छा लगता है, सही लगता है, वहां वो साथ में होते हैं। राष्ट्रीय पक्ष में जो हमारा जहां तक राजनीतिक मामला है, जब तक संघ का कोई उसमें अंतर्भाव नहीं होता है, वो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। जहां राष्ट्रीय नीति पर जहां आफत आएगी, राष्ट्रीय नीति से बाजू जब पार्टी जाएगी, जब संघ जो कुछ बोलने का वो बोलेगा नहीं, वो करके दिखाएगा। साहू जी साहब, मोदी साहब रशिया में कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा मोदी 3.0, मोदी 3.0 में 3 सपने हम करेंगे पूरा। नंबर 1 है कि 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, ये टर्म में हम बने। 3rd टर्म में 3रा बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे। 3 करोड़ घर आवास, घर को गरीबों को देंगे हम 3 करोड़, और 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे। मोदी जी का संकल्प है, मोदी 3.0 का यह संकल्प है, और मोदी जी का कहना है यह संकल्प मैं पूरा करके ही रहूंगा। साहू जी साहब, नहीं, सब ऐसा है, भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में जो जो हम शताब्दी की तरफ जब हमको भारत को ले जाना है तो क्या क्या करना चाहिए, वो पूरा एजेंडा तय किया हुआ है। और अभी जब 3रा टर्म मिल गया है तो उसमें ज्यादा बढ़ावा आएगा, उसमें ज्यादा दृढ़ता उसमें ज्यादा भरी होगी। और ये भी उन्नति की तरफ जाने के कुछ मुद्दे हैं, वो आखिरी मुद्दे नहीं है, वो भी करके हमको आगे जाना है जी। और जहां तक के रशिया का सवाल है, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रशिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया है। आज सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को। कल, आज तो वो ऑस्ट्रिया में है, वियना में। लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रिया गए थे वो थी इंदिरा जी 1983 में। आज मोदी जी पहुंचे हैं वियना में 41 साल के बाद। लेकिन रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देना, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज, हु इज द पेट्रन सेंट ऑफ रशिया, ये मुझे लगता है हर भारतीय के लिए
एक बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताएं सर। सर, ये इससे ये नवाजना, ये तो हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है जी। लेकिन जो पूरे दुनिया के पटल पर जिस तरह से, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, तो इस वक्त रशिया के साथ हमारे जो फ्रेंडशिप है, जो बढ़ने जा रही है और जो अच्छे संबंध है, ये देखना कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात होगी। क्योंकि जैसे चीन का भारत के ऊपर आक्रमण होना, हमारे भूभाग उन्होंने आक्रमित करके लेने के प्रयास करना, पिछले 4 साल से जिस तरह से चीन का बर्ताव हमारे साथ रहा है, और इसके आखिरी पड़ाव पर अगर कभी चाइना और हमारे में कभी वार होने का समय आएगा तो रशिया चीन के साथ नहीं होगा, ये दिखाने के लिए एक अच्छा अवसर इस समय आया है, ये मैं मानता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही वक्त जो निकाला है, इसके लिए पूरे भारत के लोग उनको धन्यवाद देते होंगे आज। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान चीन के साथ जोड़े जा रहा है, जिस तरह से विरोधी दल ने ये चुनाव में हमको गलत प्रचार से भारत की छवि दुनिया में खराब करने का जो कोई भी मौका नहीं छोड़ा, ऐसे समय में भारत का वातावरण और भारत के बाहर का, विदेशों में भारत का वातावरण यह अच्छा होने के लिए, और चीन को भी समझना चाहिए कि हमारे सब गलत कामों में हमको दुनिया साथ नहीं देगी, ये भी इसमें से एक सबक मिल जाता है चीन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और जिस तरह से अभी हमारा मोदी जी जब अभी इधर G20 होने दो, ये 7 देशों का ये अभी का प्रोग्राम होने दो, या कोई भी देश के साथ हमारे संबंध होने के सारे प्रयास जब हो रहे हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भी जब हम बात करते हैं और मानवीय व्यवहार के लिए, जैसे रशिया का जो विजिट अभी का मोदी जी का था, ये पुरस्कार मिल गया, ये और एक गौरव बात हो गई। लेकिन फिर भी ऊर्जा क्षेत्र में और संरक्षण क्षेत्र में जो हम आगे जा रहे हैं, उसमें रशिया का और हमारा जो संबंध होने जा रहा है पहले से जो है, ये दृढ़तापूर्वक कैसे बने। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में जो दुनिया में जो एक छवि हो गई है, उसके लिए भारत की, हम हमारे स्वतंत्र दिमाग से चलेंगे, हमको जो सही लगेगा उसके साथ हम है, जो गलत है वो गलत है। हम किसी के अंडर, अभी किसी के प्रेशर में आकर हमारा देश नहीं चलेगा, या हमारे देश की विदेश नीति नहीं होगी। और ये एक मैसेज गया है सर, मोदी जी छोड़ते नहीं है सर, एक मैसेज गया है यूरोप को भी, जो यूरोप में काफी लोग अटकलें लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मोदी क्यों गया है व्लादिमीर पुतिन के पास, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पर एक बहुत बढ़िया चीज है, उन्होंने कहा कि भाई आपने रशिया के खिलाफ जो है, आपने बहुत बड़ी बड़ी सैंक्शंस आपने डाल दी हैं, ये जयशंकर साहब ने बताया यूरोपियंस को, और आप आज भी 13 मिलियन मेट्रिक टन रशियन कोल खरीदते हैं, यूरोप को कहा है हर रोज, 43 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रशियन गैस एंड 17.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ रशियन ऑयल, ये यूरोप खरीदता है आज भी रशिया से, और आप लेक्चर देते हैं हिंदुस्तान को, बराबर। तो मोदी जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया में साफ कर दिया है कि भैया देखिए, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, जो भारत के हित में होगा मैं वो करूंगा, जो तुम्हारे हित में होगा वो नहीं करूंगा भाई, सीधी बात है, बराबर। तो मुझे लगता है इसके लिए मोदी जी को बड़ी दाद देनी चाहिए, ये बड़ा प्रशंसनीय कदम है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, लक्ष्मण साहब जी, साहब बताएं। नहीं साहब, ये सही बात है ना, हमारे दुनिया में सब देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, या कहीं भी कोई भी देश के साथ हमारे अच्छे संबंध है और रहेंगे, लेकिन वो हमारे देश का हित किसमें है, हमारे सब इसमें बात ऐसी है। एक मैं निर्देश करना चाहता हूं, जी बोलिए सर, कि चीन में जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई अधिकार न होते हुए उनके साथ एमओयू करते हैं, और ये देश में, हमारे देश में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाता है। मेरे को ये डेमोक्रेसी की ये जो रेशा है,
इसको अस्पष्ट करना और देश विघातक कृत्य करना और यहां डेमोक्रेसी में हमको देश चलाना, यह बताना, यह बहुत गलत तरीके से सामने आता है। तो फिर हमारी विदेश नीति देश के लिए सही हो, ये मोदी जी ने हर कदम पर बताया है, हर राष्ट्र के साथ बताया। और मोदी जी नहीं सर, हमारी विचारधारा है। मोदी जी से पहले भी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी जनता गवर्नमेंट में परराष्ट्र मंत्री थे, तो भी अटल जी ने जो परराष्ट्र नीति को जो दिशा दी थी, अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब भी पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे अच्छे रहेंगे इसके लिए एक भी प्रयास उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा था, चाहे बस चालू करने का हो, चाहे और कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा ये हमारी विचारधारा है। लेकिन हमारी विचारधारा पर डट के रहने के बाद फिर भी बाजू वाला पाकिस्तान ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, और जो देश के अंदर जो हमारे देश के शत्रु है वो हावी हो रहे हैं इस विचारधारा पर, ये इसकी हमको ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी। और इसके लिए देश के बाहर भारत की क्या छवि होनी चाहिए, हमारी कौन सी विचारधारा पर हम चलते हैं, ये देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अभी की जो हमारी जो सरकार है, अभी जो प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं, ये एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते जहां हमारी राष्ट्रीय विचारधारा को ठेस पहुंचे। राहुल गांधी जी ने उठाएगा तो उनके साथ नहीं है। राहुल गांधी जी ने आलोचना की है आपके पॉलिसीज का। राहुल गांधी जी ने कहा कि जहां मणिपुर वाले इश्यू है, राहुल गांधी जी खुद गए वहां पर मणिपुर, बोले कि जब मोदी जी कह रहे कि मैंने 11,000 FIR किया और 500 लोगों को अरेस्ट किया, राहुल गांधी जी का कहना, मैं कहता हूं कि मोहब्बत, सम्मान और भाईचारा से ही मणिपुर का सॉल्यूशन निकलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आप बड़े बड़े ये कर रहे हैं कि हमने टूरिज्म 1 करोड़ के ऊपर 37 लाख टूरिस्ट आए गए, हमने वंदे भारत ट्रेन खोल दिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी कर दिया, हमने हर चीज कर दिया, नए हाईवेज बना दिए। राहुल गांधी जी का कहना फिर भी टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो आप ये नया अवतार राहुल गांधी जी का कैसे देख रहे? हाथरस में गए, अग्निवीर शहीद के घर में गए, मणिपुर गए, कैसे क्या ये बदलाव हो राहुल गांधी देखते हो आप साहब? जी साहब, इसमें एक बात ऐसी है, जब हम चर्चा में अभी आपके साथ में है, तो मैं राहुल गांधी क्या आरोप करेंगे और उनको क्या जवाब देना है ये मैं जरूरी नहीं समझता हूं। लेकिन मणिपुर का मुद्दा जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया और भी बताया कि मणिपुर का जो मामला है, जो पहले से जिस तरीके से चल रहा है, जब नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे, जब भी मणिपुर की समस्या है, मणिपुर की स्थिति इससे कोई अलग नहीं थी। राहुल गांधी को न हिस्ट्री मालूम है, न ज्योग्राफी मालूम है, न राजनीति सही ढंग से आती है, न समझ में आती है, न हिंदुस्तान की कोई सोच उसके दिमाग में है। इसलिए मणिपुर की जो समस्या है, जो वहां का सामाजिक वातावरण है, वहां का जो वो समस्या हल करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, उसके लिए प्रयास जारी है। वो आज की समस्या नहीं है, 30 साल पहले भी मणिपुर की समस्या यही थी। उसकी जड़ें पूरे कांग्रेस की विचारधारा में है। पंडित नेहरू से जब से लेकर जो हमारी मणिपुर के बारे में जो नीति रही, जो रवैया रहा, वहां के सामाजिक स्तर पर जो जो प्रयास होने चाहिए थे, वो प्रयास अभी तक पूरे तरह से नहीं हुए सफल। वो प्रयास हम करने जा रहे हैं, लेकिन वहां की मणिपुर की स्थिति के लिए जिम्मेदार पूरी तरह कांग्रेस है। नेहरू की राजनीति है, इंदिरा जी की राजनीति है, राजीव जी की राजनीति है और पूरी कांग्रेस की राजनीति है। आज भी राहुल गांधी तो इसके बारे में वो उनकी गलतियां ढकने के लिए वो बार बार मणिपुर का मुद्दा उठाते होंगे, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र का कोई भी कोना, जब हम भूभाग के लिए चीन के साथ लड़ रहे हैं, तो मणिपुर को कैसे हम अच्छी तरह से नहीं देखेंगे? मणिपुर भी हमारी जो समस्या है, वो हमारी समस्या है, वो हल करना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को ये समस्या हल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो समस्या अपने उनके कौटुंबिक स्तर पर से राष्ट्र को दी हुई डोनेशन है मणिपुर की समस्या कांग्रेस की, अब हम हरेक जगह हरेक क्षेत्र में वहां किस तरह से विकास हो जाए, वहां की गलतफहमियां कैसी कम हो जाए, इसके लिए प्रयास हमारे जारी है। लेकिन लक्ष्मण साहू साहब, सामने से ये कहा जाता है कि बार बार आप इंदिरा जी का नाम लेते हैं, नेहरू जी का नाम लेते हैं, राजीव गांधी का नाम लेते हैं,
अरे भाई पिछले 11 साल से, मतलब 10 साल से, अब तो 11वां साल लग गया, 10 साल से तो आपकी सरकार है, अपने बारे में भी तो बात साहब, कीजिए। 10 साल और 5 साल साहब, बात 5 ऐसी है। साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। जी नहीं, बताइए सर। बात ऐसी है, 10 साल हमारे सरकार ने जो जो एजेंडा अपनाया है भारत के लिए और भारत के बाहर भी, ये भी देखना पड़ेगा ना। अभी उन्होंने 1000 गलतियां करके रखी है, एक एक गलती साफ करने में हमारा दिन जाता है, ये भी सही है। क्या इनकी विदेश नीति में क्या रवैया था? कौन से अधिकार के ऊपर वो एमओयू करते हैं चीन में जाकर? उन्होंने कभी श्वेत पत्रिका दिया है? हमने चीन में जाकर क्या किया कभी भारत के, हिंदुस्तान के लोगों को बताया है? नहीं बताया है। कौन से अधिकार से वो जाते हैं? तो ये गलत है। तो लक्ष्मण साहू साहब, क्योंकि आपने चीन की बात कही और आपने चीन का नाम कोई 6 या 7 बार लिया है, आदरणीय सम्मानीय बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, आपके भी एक जमाने में बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, पता नहीं आपके व्यक्तिगत मित्र थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। कौन? लेकिन बीजेपी में ही थे। डॉक्टर, किसका नाम लिया आपने? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। यस बिल्कुल, हाँ। वो कहते हैं कि चीन ने 4200 स्क्वायर किलोमीटर देश की जमीन हत्या ली है और उसके ऊपर कोई अभी बात नहीं कर रहा। यहां तक कि रेजंगला पास में जो मेजर शैतान सिंह का स्मारक था वो भी तोड़ दिया गया है, उसको भी नो मैन्स लैंड बना दिया गया है। बताइए सर। साहब ऐसा है, सुब्रमण्यम स्वामी जी गांधी परिवार के जो राष्ट्रीय स्तर पर की जो राजनीतिक गलतियां है उसके ऊपर बहुत स्पॉटलाइट पकड़ते हैं, ज्यादा प्रकाशमान करते हैं उनकी गलतियां कांग्रेस की। तो ऐसा है, देश का कोई भी मामला हो तो देश की सरकार और वो यूनाइटेड विषय हो जाता है। कोई भी विषय व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता है। जहां तक न्यायालय की बात है तो व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई लड़ना, देश बोल के लड़ाई लड़ना, सरकार बोल के लड़ाई लड़ना, सरकार बोल के समस्या का हल करना, हल निकालना, यह अलग अलग बातें हैं। लेकिन स्वामी जी ने जो जो गांधी परिवार की नेशनल राष्ट्रीय गलतियां बताई है वो सब जगह वो अपने अपनी जगह पे वो जो बोल रहे हैं वो सही होता है, ये दिखाई दे रहा है, ये वो प्रमाण के साथ बोलते हैं। इसलिए उनकी जो भी राष्ट्रीय स्तर की जो भी बातचीत होती है उसके साथ तो सभी सहमत है। लेकिन जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं सर, व्यक्तिगत स्तर पर होंगे तो वो दोनों देख लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो मोदी जी उनके ऊपर अनदेखा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है मोदी जी के बारे में, व्यक्तिगत उन्होंने टिप्पणी करी है, मोदी जी को पता नहीं क्या क्या बुलाया, कायर बुलाया, पता नहीं क्या कुछ बुलाया। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर स्वामी जी टिप्पणियां करती है तो स्वामी जी की गलत है, ऐसे मैं बोलूंगा। जी प्रदीप जी। व्यक्तिगत स्तर पर जी मोदी जी बहुत सक्षम है उनके लिए बात करने के लिए। साहब जी साहब, हम प्रधानमंत्री के बारे में बोलना कोई सहन नहीं करेगा, हम नहीं सह सकते। कांग्रेस और जयराम रमेश ने आज एक रिपोर्ट निकाला। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोविड लॉकडाउन, बिना सोचे समझे मोदी जी ने जो इंपोज किया कोविड लॉकडाउन, उसे देश को इतना नुकसान हो गया, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, 54 लाख लोगों का नौकरी चला गया है। जयराम रमेश ने आंकड़ा दिखा दिया। तो क्या आपको मानना, अभी थोड़ा सच बोला, ये सच है जो मोदी जी छुपाना चाहता है कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और अनप्लान्ड कोविड लॉकडाउन जो पूरे इकोनॉमी को बर्बाद कर दिए, ये कांग्रेस का नया आरोप है आप पर, कैसे देखते हो? अभी इसमें हम ऐसा देखेंगे, जयराम रमेश जी को डीमोनेटाइजेशन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट चलन के लिए कांग्रेस क्या प्रयास करती थी ये चिदंबरम के सब कारनामे से सबको मालूम हो गया है। जो कश्मीर में जितने आंदोलन हुए, पत्थर फेंको, नोट जेब में डालो, और अभी भी हमारे नोट का जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जो बाहर होते गया पाकिस्तान में और इधर इनके आंदोलन के लिए भारत देश के विरोध या आंदोलन में, ये क्या जयराम रमेश को इसकी खोज करने को नहीं आती क्या? वो कांग्रेस के समर्थन करते हैं तो डीमोनेटाइजेशन किस लिए करना पड़ा, ये क्यों अनदेखा करते हैं?
और कोविड के समस्या को और डिमोनेटाइजेशन साथ में क्यों जोड़ते हैं एक दूसरे को? कोविड के सामना करते हुए पूरे दुनिया ने देखा है भारत ने किस तरह से उसका सामना किया कोविड का। अगर जहां जहां इसका जो लसीकरण जो था उसके लिए जितने भारत ने प्रयास किए, भारत के अंदर और भारत के बाहर भी, दूसरे देशों से जब तक इंजेक्शन आते नहीं थे, जब तक हमारा कोई होता नहीं था, उसमें भारत आत्मनिर्भर हो गया और दूसरे देशों को भी हेल्प किया। कोविड के बारे में भारत की छवि दुनिया में कितनी प्रकाशमान हुई है ये जयराम रमेश जी को मालूम नहीं है। कोविड के कार्यकाल में जहां जहां कांग्रेस और कांग्रेस समर्थन की सरकारें थे उधर भी करप्शन करना उन्होंने छोड़ा नहीं। और वो कोविड और डिमोनेटाइजेशन साथ में के लिए होती है चर्चा को, डिमोनेटाइजेशन करने की क्यों समय आया ये उन्होंने सोचना चाहिए। पहले डुप्लीकेट चलन के लिए जो चिदंबरम जिम्मेदार है उसका समर्थन जयराम रमेश ने कांग्रेस में होकर क्यों किया? आज तक जयराम रमेश ने चिदंबरम के खिलाफ कोई स्टेटमेंट निकाला है? सर उनकी खुद की पार्टी के हैं, कहां से वो स्टेटमेंट निकालेंगे आपको लगता है? आरएसएस, दूसरा खड़गे साहब का आरोप है कि आरएसएस जिस प्रकार हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब जगह हावी हो चुका है, मनुवादी विचारों को एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से फैलाना। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि एजुकेशन के हर ऊपर लेवल पे आरएसएस के लोग तैनात है और आरएसएस मनुवादी विचार को इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमारे सिस्टम में थोपना चाहते हैं। कितना सच्चाई है साहू साहब इसमें? ऐसा है, खड़गे साहब तो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष बने हैं एक्सीडेंटली, उनको तो ये कहना ही पड़ेगा क्योंकि वो कांग्रेस के विचारधारा में बैठने के लिए उतना बोलना पड़ेगा। लेकिन ये लोग सब जब आरएसएस का नाम लेते हैं, अगर आरएसएस को सही तरह से जानेंगे, स्टडी करेंगे, तो जिसका स्टडी हो जाएगा वो आदमी आरएसएस के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। आरएसएस क्या है? आरएसएस कोई व्यक्तिगत संगठन है क्या? आरएसएस कोई गांधी घराने जैसी प्रॉपर्टी कांग्रेस है? वैसा आरएसएस किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। आरएसएस का मतलब पूरा राष्ट्र सर्वोपरि मानने वालों लोगों का एक संगठन है। उनका जो राष्ट्र के हित में बात होगी उसके साथ आरएसएस है, चाहे सामने कोई भी होने दो, और जो राष्ट्र के खिलाफ बात होगी उसके विरुद्ध में आरएसएस है। ये सीधी बात है। आरएसएस की जो लोगों का समुच्चय है, जो संगठन है, जितने करोड़ों मात्रा में जितने लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? वो कोई पर्सनल एजेंडा नहीं चलाते हैं। जो भी काम करेंगे वो देश के हित में करेंगे। यह आरएसएस की पहचान है। आरएसएस के ऊपर पाबंदी लाने के लिए कितने प्रयास हुए, कोई कोर्ट में एक भी मुद्दा वहां टिक नहीं पाया। और अभी आरएसएस को बदनाम करने के लिए खुद की राजनीतिक स्वार्थ कितना हावी हो गया है इनके ऊपर, तो उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। फिर टोकने के लिए किसको टोके? आरएसएस को टोके। ऐसा कैसा चलेगा? जो ये मनुवाद की बात करते हैं, क्या उसके लिए एक सही मंच पर कभी ना कभी तो चर्चा होगी? आज समय नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने उस कार्यकाल में एक जो कृति की, उस वक्त का सामाजिक वातावरण वैसा होगा इसलिए उन्होंने किया। अगर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर उस वक्त मनुवाद के बारे में कुछ भी नहीं कहते तो इनको मनुवाद क्या है ये लफ्ज भी इनको मालूम नहीं होता था। इसलिए जिस आंबेडकर साहब ने उसके लिए चर्चा उस समय की होगी, वो आंबेडकर जी का सम्मान कांग्रेस ने कभी किया क्या? लेकिन अगर महर्षि मनु के बारे में बात की जाए, लक्ष्मण साहू जी साहब सही थे, इसके लिए बाबा साहेब आंबेडकर का सम्मान जितना हमने किया भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उतना कांग्रेस ने नहीं किया। लक्ष्मण साहू जी साहब समझना चाहिए, खड़गे जी जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर राजनीति में है, बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया। इसके लिए खड़गे जी जब बोलेंगे ना, उस दिन खड़गे जी सही साबित होंगे। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, जहां तक मनुस्मृति का प्रश्न है, मनुस्मृति को पढ़ के, उसका अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके अगर आप उसके बाद उसके बारे में बात करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में वो कितनी महत्व वाली किताब है। सर, मनु के ऊपर आज तक कभी बहुत अच्छे तरीके से बातचीत ही नहीं हुई है। अब मैंने मेरी चर्चा में पहली बार बोला, वो इस सही मंच पर कभी ना कभी तो इसकी चर्चा होगी। जी बिल्कुल।
राजनीतिक दायरे में नहीं हो सकती चर्चा, क्योंकि I- राजनीति में सिर्फ हमको आज क्या है वो देखते हैं लोग। आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद यू, दुरुस्त बात। पास्ट का भी हमको स्टडी करने का नहीं है और फ्यूचर की तो बिल्कुल चिंता नहीं है। राहुल गांधी जैसा जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत में है, तो अभी क्या ये तो डूब मरने वाली बात है साहब डेमोक्रेसी के लिए। महाराष्ट्र में साहू जी साहब जिस प्रकार से मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन चला रहा है, हर जिले में जा रहा है, हर जिले में सभा लेके जा रहा है, हर जिले में मराठा रैलीज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वक्त 13 तारीख को 13 जुलाई को वो तय करेंगे कि 288 सीट्स में खड़ा उभा करायचं की पाडायचं की उभा करायचं 288 सीट्स में। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है, क्या यह अहंकार का एक चीज है कि उभा करेंगे या पाड़ेंगे, ये मनोज जरांगे पाटिल तय करेंगे। और दूसरी जगह ओबीसी का लक्ष्मण आगे जी भूख हड़ताल पे बैठे, उनका आंदोलन चल रहा है। तो आगे जाके क्या चल रहा है महाराष्ट्र में साहू जी साहब? सब बात ऐसी है, मनोज जरांगे जब तक मराठा समाज के हित के बारे में चर्चा करते हैं तो मराठा समाज के हित के लिए सभी प्रयास जारी है। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने उनके 5 साल के कार्यकाल में और फिर अभी जब सरकार मिली है, जब भी मराठा समाज के आरक्षण के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में जितना काम किया है महाराष्ट्र में 60 साल में कोई भी सरकार ने, कोई मुख्यमंत्री ने किया नहीं है। शरद पवार जी ने उनके कार्यकाल में इसका जीआर निकाल के जो ऑफर्स किया था ये आरक्षण के लिए, ये अभी सबको मालूम होते जा रहा है। और शरद पवार के खिलाफ मनोज जरांगे की हिम्मत नहीं है ये बोलने के लिए। इतने साल क्यों नहीं हुआ, इतने जिम्मेदार थे क्यों? 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, शरद पवार जी के समर्थन में थे, तो जरांगे उस समय कहां सोए थे पता नहीं है। ये बात, ये राजनीति के लिए अगर ये बात हो रही है तो समाज इनको स्वीकारेगा नहीं। और जहां तक समाज की बात है, समाज के लिए भाजपा, हमारी सरकार, हमारे साथ में आने वाले दल, ये सब उसके लिए कटिबद्ध है। ये अभी दुनिया को समझने जा रहा है। लोकसभा के नतीजे को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शिंदे जी है, उप मुख्यमंत्री वहां अजित दादा पवार है और देवेंद्र फडणवीस, ये जातीय आधार पर वो वहां नहीं है। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आधार पर संख्या के ऊपर वो अभी वहां मुख्यमंत्री है और वो सरकार चला रही है। सरकार को इस बात की चिंता है कि किसी के ऊपर अन्याय न हो, न मराठा के ऊपर के हो न अन्याय हो, न ओबीसी के ऊपर अन्याय हो, न एससी के ऊपर अन्याय हो, न एसटी के ऊपर अन्याय। हम सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस मंत्र के साथ हम राजनीति पर है, उसमें है। इसलिए मनोज जरांगे का जो आंदोलन है, आस्ते आस्ते सब समाज को मालूम हो जाएगा ये सरकार के खिलाफ आंदोलन करना उनकी राजनीतिक भूमिका हो सकती है, ये मराठा समाज के लिए आंदोलन नहीं हो सकता। लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, हमेशा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरह, इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ आप हमेशा बोलते रहें, यही हमारी कामना है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम। पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरनाथ महाराज की जय। नमस्कार सर। नमस्कार। Well, I was afraid earlier we would not be able to get Lakshman Sahu ji sir. Finally he came. Oh. But quite nice. It's always very very nice. I love Mr. Show. I really love it when he's here on the show and the way he speaks. You may or may not agree with him, but the passion, enthusiasm and sincerity that he has got has to be seen to be believed. He's amazing, really and truly, absolutely amazing. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया, वो घंटी भी बज गई है अब, ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।